हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जीके जीए से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। सभी क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे और जितने भी संबंधित फैक्ट बनते हैं सबको डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। आइए शुरू करते हैं। श्री संभवनाथ जी जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे? श्री संभवनाथ जी जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए हो जाएगा तीसरे नंबर के, दूसरे नंबर के, 22वें नंबर के, 23वें नंबर के। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, तीसरे नंबर के तीर्थंकर थे। जैन धर्म का पूछा जाता है कभी, क्योंकि जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का संस्थापक पहला गुरु ऋषभदेव थे, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है। और इसी से संबंधित तक रहता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो 24वां तीर्थंकर जो महावीर हुए। टोटल 24 तीर्थंकर थे। इसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि पहला तीर्थंकर थे आदिनाथ ऋषभदेव, तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आइए देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आदिनाथ या ऋषभदेव उन्हीं को कहा जाता है। पहला तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह था बैल या वृषभ था। इसी में पूछा जाता है जैन धर्म का दूसरा तीर्थंकर कौन थे? तो थे आदिनाथ जी, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी था। जैन धर्म के तीसरा तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा था। जैन धर्म के चौथा तीर्थंकर कौन था? तो अभिनंदन जी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बंदर था। जैन धर्म के पांचवा तीर्थंकर पूछा जाता है तो कौन थे? तो सुमतिनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चकवा था। जैन धर्म के इसी से संबंधित सातवां तीर्थंकर पूछा जाता है, कौन थे? तो सुपार्श्वनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक था। इसी में रहता है कि जैन धर्म का 16वां तीर्थंकर कौन थे? तो शांतिनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हिरण था। 19वां तीर्थंकर कौन थे? तो मल्लीनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश था। 21वां तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म का? तो नेमिनाथ जी, प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नीलकमल था। 22वां तीर्थंकर कौन थे? तो अरेस्टी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शंख था। 23वां तीर्थंकर कौन थे? तो पशर्वनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प था। 24वां तीर्थंकर कौन थे? और अंतिम तीर्थंकर तो स्वामी महावीर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। अगला प्रश्न है कि चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये देखते हैं। चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन, केंद्रीय शासन, निरंकुश शासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा स्थानीय शासन। इसी से संबंधित फैक्ट कुछ और देख लेते हैं कि 9वीं शताब्दी में पल्लवों के ध्वंस करने के बाद इसका स्थापना किया गया था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, इसने इसकी राजधानी तंजौर या तंजौर बनाया था। इसी से रहता है कि नरकेसरी की उपाधि किसने धारण किया था? तो चोल वंश का संस्थापक जो थे विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण किया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है इससे कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। और राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था और पराजित कर करके गंगई कोंड चोल की उपाधि भी धारण किया था। कुछ प्रश्न और भी रहता है, जो भूमि से संबंधित रहता है, जो चोल काल में दिया जाता था, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसी में रहता है कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी के लिए जो भूमि रहता था उसको क्या कहा जाता था? तो बिल्लन बगई कहा जाता था। खास करके एसएससी में अक्सर प्रश्न ये पूछा गया है और ये SIR में भी रहता है। क्या है? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि जो दिया जाता था क्या कहा जाता है? बेलन बगई कहा जाता है। इसी में रहता है क्या, जो ब्राह्मणों की भूमि दिया जाता है क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मदेव भी कहा जाता है, ब्रह्मदेव। और किसी विश्वविद्यालय के लिए रखा जाता है उसको क्या कहा जाता था? तो उसको साला भोग कहा जाता था। इसी में और क्या रहता है, एक प्रश्न रहता है कि जैन संस्थानों को जो दान में दिया जाता था उस भूमि को क्या कहा जाता था? तो पल्ली चंदनम कहा जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न क्या है कि तनामी मरुस्थल, एक मिनट, तनामी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, सी में हो जाएगा नामीबिया, डी में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सी लिखा गया है। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आइए कुछ और भी मरुस्थल देख लेते हैं जो संबंधित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में अन्य महत्वपूर्ण मरुस्थल भी देख सकते हैं, जैसे ग्रैंड सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में ही है, सेंट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में ही है, एक और गिब्सन मरुस्थल है, स्टुअर्ट मरुस्थल, ये सब ऑस्ट्रेलिया में ही है। और देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल और भी है, उसको भी देख सकते हैं। और इसमें पूछा जाता है कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? तो ये 3 देश में पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। बोत्सवाना में हो जाता है, बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में, 3 देश में फैला हुआ है। एक और इसी में रहता है नामीब मरुस्थल, पूछता है कि कहाँ है? तो नामीबिया में है। सहारा मरुस्थल पूछता है तो सहारा मरुस्थल अल्जीरिया में हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? मानसरोवर झील, राकस्ताल झील, हिमालय या चोलामू झील? तो सिंधु घाटी का उद्गम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा राकस्ताल झील हो जाएगा। सिंधु घाटी का उद्गम स्थल हो जाएगा राकस्ताल झील से। देख लेते हैं कुछ संबंधित फैक्ट। सिंधु नदी में मानसरोवर झील के निकट 10,180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राकस्ताल से निकलती है। इसका सहायक नदी सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम इसकी 5 प्रमुख सहायक नदी है। और सिंधु का सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1130 किलोमीटर है। सिंधु का मुहाना अरब सागर पड़ता है। आइए कुछ और नदी भी देख लेते हैं। इसी में इसका सहायक नदी झेलम नदी है। तो झेलम नदी कहाँ से निकलता है? तो बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलता है। और इसका मुहाना या संगम हो जाता है चेनाब नदी हो जाता है। लंबाई भी पूछता है, तो लंबाई कितना है झेलम नदी का? तो 724 किलोमीटर है, जिसमें भारत में 400 किलोमीटर बहता है। और इसी में इसका सहायक नदी कौन है? रावी है। तो रावी नदी कहाँ से निकलता है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलता है। लंबाई टोटल कितना है रावी का? तो 725 किलोमीटर। इसी में एक और है चेनाब नदी है। तो चेनाब क्या है? चंद्र और भागक इसके उद्गम हो जाता है, जो कि लाहौल के बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों स्थित है। और संगम मुहाना इसका हो जाता है सिंधु, और लंबाई कितना है? 1080 किलोमीटर पड़ता है इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, 5वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो जाता है? ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, बी हो जाएगा सिक्किम, सी हो जाएगा बिहार और डी हो जाएगा तेलंगाना। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। 90% ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पाया जाता है। और दूसरा स्थान पर हो जाता है बिहार में 88.7% के साथ। और तीसरा हो जाता है असम, कभी कभी दूसरा तीसरा भी पूछ लेता है एग्जाम में। तीसरा हो जाता है असम 85.9% के साथ। और चौथा हो जाता है उड़ीसा 83.3% के साथ। इसी में एक और संबंधित प्रश्न रहता है कि भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है गोवा में पाया जाता है 62.2% के साथ। छठा प्रश्न देख लेते हैं। आइए, सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में है? सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा, बी हो जाएगा राजस्थान, सी हो जाएगा पंजाब और डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो सरहिंद नहर परियोजना कहाँ हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका पंजाब में। परियोजना से बहुत सारा अक्सर को एग्जाम में देखा जाता है प्रश्न कहीं ना कहीं। आइए कुछ महत्वपूर्ण परियोजना डिस्कस कर लेते हैं।
तो इसी में पूछा जाता है कि पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है, दोनों देखेंगे। तो पंचेत बांध परियोजना हो जाता है दामोदर नदी पर है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में पड़ता है पंचेत बांध परियोजना। इसी में और है कि मुचकुंड परियोजना देखते हैं अक्सर एग्जाम में हम लोग, तो ये कौन सा नदी पर है, तो मुचकुंड नदी पर ही है। और ये पड़ता है कहाँ, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर ही है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये है। एक और प्रश्न रहता है कांसावती परियोजना। कांसावती परियोजना नदी कौन सा है, कांसावती ही है। अब पड़ता कहाँ है, तो यह WB में पड़ता है। अगला परियोजना कौन सा है, कोल डैम परियोजना देख सकते हैं। यह सतलज नदी, अक्सर एग्जाम में देखते होंगे कोल डैम परियोजना, तो कौन सी नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। तो कहाँ पड़ता है, तो सतलज नदी HP में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। एक और प्रश्न है इसी में, पनामा परियोजना कौन सी नदी पर है, तो पनामा परियोजना हो जाता है पनामा नदी पर ही है। कौन सा राज्य में हो जाता है पनामा परियोजना, तो गुजरात में हो जाता है। और परियोजना है भीमा परियोजना, कौन सी नदी पर है, तो पवन नदी पर है। कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ जाता है भीमा परियोजना। और इसी में एक है राम गंगा परियोजना, तो कौन सा नदी पर है, तो राम गंगा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर हो जाता है, UP और MP में पड़ता है। कुंडा परियोजना हो जाता है कुंडा नदी पर ही है, कहाँ है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। तवा परियोजना कहाँ है, तो तवा परियोजना हो जाता है तवा नदी पर ही है, ये तवा मध्य प्रदेश में हो जाता है, तवा परियोजना मध्य प्रदेश में हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया, तो हो जाएगा 2005 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2005 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो था बागवानी फसलों को उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना। और इसी में रहता है एक फैक्ट कि भारत को मसालों का घर भी कहा जाता है। 8वां प्रश्न देखते हैं। रैबिडो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी की पहचान करें। रैबिडो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी का पहचान करें, तो कौन सा हो जाएगा, तो रेबीज हो जाएगा। रैबिडो वायरस द्वारा होने वाली कौन सी बीमारी हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। ये भी हो जाता है कि इन्फ्लुएंजा कौन सा वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा, तो जो ऑप्शन ए में है, तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा मिक्सो वायरस से होता है। खसरा से कौन सा हो जाता है, खसरा से कौन सा वायरस से होता है, तो ये भी होता है मोरबीली वायरस से, मोरबीली वायरस हो जाता है। डेंगू हो जाता है कौन से वायरस से, तो डेंगू हो जाएगा आपको अरबो वायरस से, डेंगू हो जाएगा अरबो वायरस से। 9वां प्रश्न है भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, ये हो जाएंगे आपका डॉक्टर श्याम कृष्ण, बी हो जाएगा वी नरहरि राव, सी हो जाएगा राघवेंद्र सिंह और डी हो जाएगा KM मुंशी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वी नरहरि राव। भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे वी नरहरि राव। भारत में कुछ और प्रथम आए देख लेते हैं, पूछा जाता है अक्सर। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो बजाहत हबीबुल्ला थे। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रथम भाषा कौन था, तो असमिया भाषा था। प्रथम महिला लोकसभा सचिव, तो स्नेहता श्रीवास्तव कब बनी थी, तो 30 नवंबर 2017 को बनी थी। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि कार्यवाहक बनी थे, तो कौन थे, VS रमा देवी। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। कब बने थे, तो 1964 में 2 बार बने थे गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुआ था लाल बहादुर शास्त्री को 1964 में और 1966 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न, भारत के महान्यवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत के महान्यवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 6 वर्ष, बी हो जाएगा 5 वर्ष, सी हो जाएगा 4 वर्ष और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों इनमें से कोई नहीं होगा, तो होगा क्या, तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं।
भारत के महान नवादी। और इसमें से देख लेते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछा जाता है, 6 वर्ष या 65 साल जो भी पहले हो जाता है। संघ लोक सेवा आयोग का पूछता है, तो इसका भी होता है 6 साल या 65 साल होता है। आइए देखते हैं आगे। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत करते हैं? क्या है, विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत करते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा 1/3, बी हो जाएगा 1/6 और सी हो जाएगा 1/12 और डी हो जाएगा 1/4। 2 बार सी लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/6। आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ से कितना मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य स्थानीय स्वायत्त निकायों द्वारा, संस्थाओं द्वारा चुना जाता है। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है और 1/6 के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न देखेंगे। क्या है 12वां प्रश्न? किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची के अंतर्गत शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची के अंतर्गत शामिल किया गया? तो इसका हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 89वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। क्या 42वें संशोधन में कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में डाल दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन क्या है? 44वां संविधान संशोधन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन के 1978 में हुआ के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके संपत्ति के अधिकार विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया था। पहले आर्टिकल 31 में था, 31 में था, फिर इसको अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया, अब विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसी में है क्या है 89वां संविधान संशोधन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु एक अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया। इसी में और प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 में हो जाता है। अनुच्छेद इसी में पूछता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कितना हो जाता है? तो जनजाति का 338 के ए में हो जाता है। इसी में और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में है? तो इसको 338 के बी में हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन है? विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा, बी हो जाएगा मुंबई, सी हो जाएगा टोक्यो और डी हो जाएगा मैक्सिको सिटी। सी हो गया। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका टोक्यो। ऑप्शन कौन हो जाएगा? टोक्यो हो जाएगा, जापान की राजधानी, सबसे अधिक आबादी वाला नगर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। अब भारत का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा हो जाएगा? तो भारत का हो जाएगा मुंबई। और इसी से प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला नगर मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो सॉल्सेट द्वीप हो जाता है। कौन सा द्वीप? अक्सर देखा जाता है कि सॉल्सेट द्वीप पर भारत का सबसे अधिक आबादी वाला नगर मुंबई बसा हुआ है। न्यूयॉर्क के बारे में क्या देखते हैं अपन? तो न्यूयॉर्क हो जाता है, न्यूयॉर्क विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। न्यूयॉर्क क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न इसी में है, देखते हैं क्या है। हाँ, अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्या है? अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश।
तो अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ऐसी में पूछता है दूसरा स्थान पर कौन है, तो दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र हो जाता है। तीसरा स्थान भी पूछता है कभी कभी, तो तीसरा स्थान पर कौन हो जाएगा? तो तीसरा स्थान पर उड़ीसा हो जाएगा। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा। जबकि अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत में भी राज्य पूछता है, तो प्रतिशत का बात करेंगे तो मिजोरम हो जाएगा प्रथम स्थान पर 94.4% के साथ, और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा 86.5% के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा 2010, ऑप्शन बी हो जाएगा 2005, ऑप्शन सी हो जाएगा 2013 या फिर 2003 में। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का? तो हो जाएगा 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। और क्या था इसमें? आशा कार्यकर्ता की विशेष भूमिका था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में आशा कार्यकर्ता की विशेष भूमिका था। लगभग 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ता कार्य करती है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? हाँ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन ए हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, और डी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया गया था। और विश्व बैंक का भी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही 2 बैंक का स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व वर्ल्ड बैंक का स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के आधार पर। यह सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था। 1944 के आधार पर 1945 में इसका स्थापना किया गया था IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। इसी का जुड़वा बहन कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही दोनों का स्थापना हुआ था। इसी में आता है विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही 1944 में इसका स्थापना किया गया था। इसी में पूछा जाता है, मुख्यालय भी पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में हो जाता है। पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में टोटल कितने सदस्य हैं? तो टोटल 190 सदस्य हैं। अभी हाल फिलहाल में कौन सा सदस्य नया बना है? तो अंडोरा। हाँ, अंडोरा इसका 190वां सदस्य बना है। विश्व बैंक का देख लेते हैं। 1944 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी वाशिंगटन DC में ही पड़ता है। टोटल विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं? तो टोटल 189 सदस्य हैं। अंतिम सदस्य कौन है इसका नया सदस्य? तो नौरू उसका आखिरी सदस्य है। और कुछ स्थापना देख लेते हैं। इसमें पूछता है विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हो गया था एक सेकेंड। हाँ, इसी में क्या होता है विश्व व्यापार संगठन का भी पूछा जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? इसका मुख्यालय जिनेवा में हो जाता है। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो विश्व व्यापार संगठन में टोटल 164 सदस्य हैं। आखिरी सदस्य कौन सा हो जाता है इसमें? तो अफगानिस्तान। इसमें पूछा जाता है ओपेक का स्थापना कब हुआ? तो 1960 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ? वियना। टोटल 13 सदस्य उसमें है। G7 में पूछा जाता है G7 का स्थापना कब हुआ था? तो G7 का स्थापना हुआ था 1975 में। टोटल इसमें 7 सदस्य हैं। इस पर डाल देंगे एक अलग वीडियो टोटल स्थापना वाला बना करके। चलिए आइए देखते हैं। क्या है? 17वां प्रश्न हो जाता है सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो हो जाएगा 1917 में, 1925 में, 1933 में, 1916 में। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1925 में। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो 1925 हो जाएगा। 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता किया था।
कांग्रेस का। लेकिन पूछेगा इसी में कि सबसे पहली बार कांग्रेस की महिला अध्यक्षता किसने किया था, तो इसमें किया था 1917 में किया था, कलकत्ता अधिवेशन का एनी बेसेंट ने किया था। पहली बार 1917 में एनी बेसेंट ने किया था। दूसरी महिला 1925 में जो कि कानपुर में किया था, पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में, दूसरी बार कानपुर अधिवेशन में किया था सरोजिनी नायडू ने। तीसरी बार किया था 1933 में। 1933 में किया था नेल्ली सेन गुप्ता ने किया था, नेल्ली सेन गुप्ता ने किया था, कलकत्ता अधिवेशन में किया था कांग्रेस की अध्यक्षता। आइए अगला प्रश्न। अक्सर ये 3 प्रश्न रहता है, पहले कभी पहला पूछता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, तो आप तीनों ध्यान रखिएगा। पहला एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा अगर प्रथम भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा 1925 कानपुर अधिवेशन में। तो पहला एनी बेसेंट, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा नेल्ली सेन गुप्ता 1933 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तारिख उल हिंद के रचनाकार कौन है? क्या है? तारिख उल हिंद के रचनाकार कौन है? अल-बरूनी, बी हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी, सी मिनहाज उल सिराज और डी हो जाएगा अमीर खुसरो। तो तारिख उल हिंद के कौन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल-बरूनी हो जाएगा। तारिख उल हिंद के रचनाकार कौन है? तो अल-बरूनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी में और देख लेते हैं कुछ बुक को। तारीख़ फिरोज शाही अक्सर एग्जाम में रहता है। तारीख़ फिरोज शाही का रचना किसने किया था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। तारीख़ फिरोज शाही का रचना किसने किया था? तो ऑप्शन बी वाला जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। तबकात-ए-नासरी का रचना किसने किया था? तो मिनहाज उल सिराज ने किया था। तबकात-ए-नासरी का रचना किसने किया था? मिनहाज उल सिराज ने किया था। इसी में रहता है कि तुगलकनामा किसने लिखा था? तो अमीर खुसरो ने लिखा था। तुगलकनामा किसने लिखा था? तो अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर खुसरो से प्रश्न रहता है, इनका जन्म पूछ देता है कि कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 में पटियाली में। पटियाला नहीं, पटियाली, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वैसा जंतु शरीर जिसको किसी भी प्रकार काटने पर समान भागों में नहीं बंटते हैं। ऑप्शन इसका इधर है, क्या है? वैसा जंतु शरीर जिसको किसी भी प्रकार काटने पर समान भागों में नहीं बंटते हैं, तो क्या है इसका उत्तर सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीबा। वैसा जंतु जिसका काटने पर समान भागों में नहीं बंटता, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? हो जाएगा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या पारसी धर्म। तो इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा? अनेकांतवाद का संबंध है जैन धर्म से। जैन धर्म से इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी में पूछता है कि जैन धर्म से संबंधित पूछता है कि जैन संगीतियाँ से प्रश्न देख सकते हैं हम लोग, क्या है? तो प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? जैन संगीतियाँ टोटल 2 हुआ था। इसमें प्रथम जैन संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। स्थल पूछता है कि कौन सा स्थल पर हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो स्थूलभद्र ने किया था। द्वितीय जैन संगीति कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में हुआ था। पहला ईसा पूर्व में हुआ था, दूसरा ईस्वी में हुआ था। स्थल क्या हो जाएगा? 512 ईस्वी में हुआ था द्वितीय जैन संगीति, तो इसका स्थल हो जाएगा बल्लभी, गुजरात में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? तो क्षमा सरवन ने किया था। इसी में एक और रहता है, बौद्ध से भी रहता है कि बौद्ध संगीति भी हुआ था। तो बौद्ध संगीति से प्रश्न अक्सर एग्जाम में हम लोग देखते हैं। आइए उसको देख लेते हैं, फटाक दिया। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? पहला बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन सा स्थान पर हुआ था पहला बौद्ध संगीति? तो राजगिरी में हुआ था। अध्यक्षता कौन किया था पहला बौद्ध संगीति का? तो महाकश्यप ने किया था। तो पहला बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। अध्यक्षता कौन किया था द्वितीय बौद्ध संगीति का? तो सबा कामी ने किया था। शासनकाल किसका था द्वितीय बौद्ध संगीति का? तो काला शोक। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्रा में हुआ था। स्थान कौन सा हो जाएगा? पाटलिपुत्रा हो जाएगा। अध्यक्षता कौन किया था? तो
मोगलीपुत्र तीस्त हो जाएगा। और किसका शासनकाल में हुआ था तीसरा? तो अशोक के कार्यकाल में, शासनकाल में हुआ था। चौथा हो जाएगा, चौथा बौद्ध संगीति हुआ था 98 ईस्वी में हुआ था। स्थान कहाँ हो जाएगा? कुंडलवन जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अध्यक्षता कौन था? तो वसुमित्र और अश्वघोष ने किया था उपाध्यक्षता। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसमें और देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? तो हो जाएगा सफ़ेद, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अति चालकता का गुण है क्या है? उच्च पारगम्यता, ऑप्शन बी निम्न पारगम्यता, ऑप्शन सी शून्य पारगम्यता और ऑप्शन डी अनंत पारगम्यता। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य पारगम्यता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जनवरी 1576, ऑप्शन बी 18 जून 1576, ऑप्शन सी 18 जुलाई 1576, ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1576। कभी कभी क्या रहता है, प्रश्न अक्सर हम लोग देखते हैं कि फंसाने के लिए एग्जाम में छोटा डेट डाल दिया जाता है, तो छोटा डेट भी पता होना चाहिए। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो हो जाएगा 18 जून 1576। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। आइए कुछ देख लेते हैं विस्तार से। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप एवं मुगल सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगलों ने विजय प्राप्त किया था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था, नेतृत्व में आक्रमण किया था। और इसी से प्रश्न रहता है, संबंधित है कि मेवाड़ को पूर्ण रूप से जहांगीर ने मिला लिया था। मेवाड़ को पूर्ण रूप से जहांगीर ने जीता था। कुछ और युद्ध को देख लेते हैं। अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था। और इसमें पूछा जाता है कि कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो एक्स-ला-सैपेल की संधि के तहत 1748 में समाप्त हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से लेकर के 54 के बीच में हुआ था। कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पांडिचेरी की संधि 1754 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध भी देख लेते हैं, तो कब हुआ था? तो 1756 से 63 के बीच में हुआ था। पेरिस की संधि 1763 के तहत समाप्त हुआ था। इसी में और युद्ध देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अक्सर एग्जाम में हम लोग देखते हैं। क्या है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अक्सर हम लोग एग्जाम में देखते हैं। तो कब हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? तो 1767 से 69 ईस्वी के मध्य हुआ था। 1767 से 69 के बीच में हुआ था। और कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? तो मद्रास की संधि, जो कि 1769 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 84 के बीच में हुआ था। मंगलौर की संधि के तहत 1784 में समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 92 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 1792 में समाप्त हुआ था। और इसी में रहता है कभी कभी कि हाँ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 में हुआ था। इसी में टीपू सुल्तान मारा गया था 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत। इसी में और देखते हैं, मराठा युद्ध भी अक्सर पूछा जाता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। और इसका शुरुआत जब 1775 के बाद करते हैं तो सूरत के संधि के तहत ये शुरू हुआ था 1775 में। और 1782 में सालाबाई की संधि हुआ था। 1782 में इसके तहत समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में आप लोग बात करेंगे। क्या है कि इसका कब हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध? तो 1803 से 5 ईस्वी के मध्य हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसी में कुछ संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो देवगांव व सुरजी अर्जन गांव की संधि हुआ था 1803 में हुआ था। एक और संधि हुआ था राजपूत घाट की संधि हुआ था 1805 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1816 से 19 के बीच में पूना की संधि के तहत खत्म हुआ था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है? सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था?
ऑप्शन ए हो जाएगा हरगोविंद खुराना, बी हो जाएगा डब्ल्यू वाटसन, सी हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल और डी हो जाएगा ए और बी। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो जेनेटिक शब्द का उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू वाटसन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। और इसी में एक प्रश्न रहता है, हाँ, जोहानसन ने सन 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जोहानसन ने सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका उत्तर इधर है, 2 अक्टूबर 1957, 2 अक्टूबर 1959 और 2 अक्टूबर 4 अप्रैल 1973 और 24 अप्रैल 1993। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में पहले लागू हुआ था। फिर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में दूसरा राज्य हो जाता है, दूसरा प्रदेश हो जाता है पंचायती राज को लागू करने वाला। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट बनाए रखें वीडियो, ताकि आगे इसी तरह से मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाएं, ताकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप बना करके आएँ। क्वेश्चन तो बहुत सारा पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है सटीक पढ़ा जाता है तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है, तो नहीं तो दिक्कत तो बहुत सारा है, जितना पढ़िए उतना कम है। धन्यवाद।